हेलो गाइस, नमस्कार। आइए आप लोगों को लखनऊ वाला कैटरिंग सर्विस के ऑनर से मिलवाते हैं और जानते हैं कुछ कैटरिंग के इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो क्या केटरिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं आप? सर आप लोग कैटरिंग को कैसे बुक करते हैं, उसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं। केटरिंग को बुक करने के लिए सबसे पहले तो जो भी हमारे वेडिंग पोर्टल्स हैं जिस पे हम लिस्टेड हैं, बिकॉज बहुत से फंक्शन तो हमारे जो रेफरेंसेस है जिनका फंक्शन हम कर चुके हैं वो ही लोग हमें रेफरेंस देते हैं केटरिंग के लिए, जिनके हम लोग शादियाँ करा चुके हैं। वो लोग बताते हैं कि हमारे नोन में किसी और की शादी पड़ी है, तो एक तो वहाँ से हमको रेफरेंसेस मिलता है, वहाँ से केटरिंग को बुक करते हैं। जो भी हमारे वेडिंग पोर्टल्स हैं जैसे कि जस्ट डायल है, वेडमी गुड्स है, वेडिंग वायर है, जिस पे हम लोग अवेलेबल हैं, वहाँ से हमारे पास कुछ गेस्टों की क्वेरीज आती है। बाकी जिन जिन लोनों पे किया है या जिनके पैनल में हैं, तो उन सब जगहों से रेफरेंसेस आता है। इस तरीके से हम लोग केटरिंग को बुक करते हैं। और मतलब कैटरिंग के कुछ ऐसे कि मतलब कैसे चालू किया जाए, कैसे अपने मतलब कोई अपना कैटरिंग कैसे चालू कर सकता है, किसी को केटरिंग का कैसे। बिज़नेस करना हो तो केटरिंग का बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले लोगों को के पास मतलब इस फील्ड का एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस इसको स्टार्ट करने में लोगों का लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। बिकॉज़ केटरिंग कोई ऐसा वर्क नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि आपने उसको कहीं रेंट पे कोई शॉप ले ली, एक सेटअप कर दिया, स्टार्ट कर दिया। बिकॉज़ केटरिंग जस्ट लाइक एक मोबाइल बिजनेस फूड वर्क होता है। इसमें बहुत ढेर सारा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और सबसे पहली बात तो यह है कि केटरिंग का जितना भी वर्क है वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीम के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर मेरी तो यही राय है कि किसी को भी केटरिंग स्टार्ट करने के पहले किसी भी प्रोफेशनल केटरर के यहाँ पर या तो सारी चीज़ों की जानकारी जा कर के लें, अगर वो जानकारी दें उनको तो। और अगर नहीं मिल पा रही है तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करें, आकर के हमसे मिल लें। हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि केटरिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आप स्टार्ट कर सकते हैं। और या तो बहुत दूरी है तो सबसे बेहतर ये है कि आप किसी केटर्स के यहाँ अगर हो सके तो आप कुछ दिनों के लिए जॉब कर सकते हैं। जॉब करने के दौरान भी आपको बहुत ढेर सारी चीज़ों की जानकारी हो सकती है। बिकॉज़ ये कोई ऐसा वर्क नहीं है कि आपने 1 महीने 2 महीने या 4 महीने की ट्रेनिंग लेकर के आप स्टार्ट कर दें इसको, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लगता है। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बहुत एक लंबी चौड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि टीम बहुत ही एक्सपीरियंसफुल हो और बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ता है। और गवर्नमेंट की ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिसको अप्लाई करना पड़ता है, जैसे फूड लाइसेंस है, जीएसटी है, लेबर लाइसेंस है। तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बिज़नेस को स्टार्ट किया सकता है। सर इस लाइन में तो आप काफ़ी पुराने हैं, आपका काफ़ी नाम हमने सुना है, तभी आपके पास आए हैं और इसकी जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। तो सर जैसे आपने कैटरिंग बुक कर लिया तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ऑन ग्राउंड पे सब चीज़ें, जैसे आपके टीम कैसे सब चीज़ें वेल मैनेज रहते हैं सब। देखिए, केटरिंग जैसे बुक करने के बाद उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे बड़ा रोल जो होता है वो टीम का होता है। और साथ ही साथ उस रोल के साथ ऑनर की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने किस लोकेशन में फ़ंक्शन को बुक किया है, फ़ंक्शन किस डेट में है। बिकॉज़ जो डेट होती है वेडिंग की वो हर बार सब जगह पे सेम ही होती है, चाहे वो लखनऊ की डेट हो चाहे वो दिल्ली की डेट हो, सब जगह पे शादियाँ होती हैं। और एक्सपीरियंस टीम की शॉर्टेज सब जगह पे होती है। तो केटरिंग आप एक दिन में किसी भी केटर्स को मोस्ट प्रोबेबली अपनी टीम के आधार पे ही केटरिंग करनी चाहिए। अगर उनकी टीम की कैपेसिटी एक केटरिंग की है तो बस उनको एक ही केटरिंग बुक करनी चाहिए। और जब केटरिंग बुक हो जाए तो बुक होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो कस्टमर के साथ पूरा बैठ करके मेनू का पूरा डिक्लेयर होना चाहिए कि मेनू में क्या क्या चीज़ें हैं। वेडिंग का डिनर है तो डिनर में क्या क्या आइटम्स रहेंगे, और जो भी आइटम्स उसमें मेंशन हैं वो सारे के सारे आइटम जो है उसमें प्रॉपर डिलीवरी हो। नाइट फेरे हैं तो उस समय सारी चीज़ें हों, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है तो उस समय की सारी चीज़ें हों, उनके मेहमानों की कितने मेहमान आने हैं फंक्शन में इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जितने मेहमानों का फंक्शन है उतने मेहमानों के हिसाब से खाने की पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे हम दोनों लोग बात कर रहे हैं तो कुछ फंक्शंस हैं जिनकी वीडियोस भी अभी इसके दौरान इसमें मैं मेंशन करवा देता हूं कि जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि केटरिंग का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, केटरिंग का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, और लोगों को केटरिंग में
एक बहुत ही अच्छी फील चाहिए होती है फंक्शन में, बिकॉज केटरिंग एक सर्विस का पार्ट है, तो उसमें हॉस्पिटलिटी का पार्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जिससे लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट्स है जब फंक्शन में आए तो उनको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल हो और वो अपना बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक जिस मेहमान के यहाँ पे इनवाइट होके वो आए हैं उनको दे करके जाएं। सर इस लाइन में आप काफ़ी पुराने हैं तो बहुत सारे लोनों से आप अटैच भी होंगे, आपके पोर्टल भी हम देखते हैं, जस्ट डायल, वेडिंग वायर, सुलेखा सब पे है ही। तो ऐसे ज़्यादा इंक्वायरी आपके पास आ जाते हैं तो हमारे बहुत सारे मेहमान हैं तो भी कहते हैं जो लखनऊ वाला कैटरिंग है, जो उनका ऑनर का SOP है जो भी है, तो एक दिन में एक ही फंक्शन करते हैं। तो ऐसे मतलब कैसे मैनेज कर पाते हैं, जैसे इतना सारे इंक्वायरी आपके पास आ जाए तो? इसमें अब इतनी ज़्यादा इंक्वायरी चाहे कितनी भी ज़्यादा हों, लेकिन जो USP है वन डे वन शो करने वाली, तो अपने डेट के अकॉर्डिंग ही बुकिंग ली जाती है, क्योंकि इंक्वायरीज़ का आना और फंक्शन का बुक होना दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। बिकॉज़ जो लोग केटरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग इसी में थोड़ा सा यहीं पे एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है उनके साथ में, कि मालूम पड़ा कि वो 4 दिन वेडिंग के सीज़न में उनका कोई भी फंक्शन नहीं लगा हुआ है, देन किसी दिन उन्होंने अपनी कैपेसिटी के ऊपर ओवर वर्क बुक कर लिया है और टीम की कैपेसिटी 2 काम करने की है बट बुक कहीं 3 काम कर लिया है, तो इस चक्कर में उनके जो भी काम होते हैं उसमें वो फील नहीं आती है और लॉट ऑफ कंप्लेंट्स होती हैं। तो केटरिंग करने वाले को अपने बुकिंग के अकॉर्डिंग ही अपनी डेटों को जो है बुक करना चाहिए, अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही डेटों को बुक करना चाहिए। जैसे कि कोई भी एक लॉन है तो उस लॉन की कैपेसिटी अगर एक फंक्शन करने की है तो वो एक दिन में एक ही फंक्शन को बुक करेगा। उसी तरह कैटर्स है, अगर उसकी कैपेसिटी वन डे वन फंक्शन करने की है, भले उसके 2 दिन कोई फंक्शन नहीं लगे हैं, तो भी वो एक दिन में एक ही फंक्शन करे और अपनी कैपेसिटी के ऊपर वर्क करने की कोशिश ना करे, क्योंकि आपका ट्रायल किसी के इमोशंस के साथ खेलना हो जाएगा। और इंक्वायरीज जस्ट लाइक अ डिफरेंट थिंग है। अगर आपका स्लॉट बुक है तो बुक है, आप उनको बताएं कि हमारा स्लॉट बुक है, जिस स्लॉट पे आप अवेलेबल हैं उस स्लॉट पे आप उनको अप्रोच करें तो उनका स्लॉट बुक करें, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जी, जैसे कि आप मतलब अपने कैटरिंग में बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं, अच्छे अच्छे आइटनरीज लाते हैं, तो हमारे दर्शकों को जानना है कि मतलब ये सब चीज़ें हम कहाँ से एक्वायर करें, अपने चीज़ों में हम बढ़ाएं अपने कामों में। देखिए, ये अगर डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए हो तो मेरा बार बार यही कहना है कि वैसे तो मैं वीडियो के माध्यम से एक लिमिटेड जानकारी दे पाऊँगा, बाकी आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और वैसे ये जितने भी आइटनरीज़ हैं, काउंटर्स हैं, क्रॉकरी है, कटलरी है, इसकी एक मार्केट होती है जो कि दिल्ली में है, बॉम्बे में है, गुजरात में है। हम लोग ऑफ सीजन्स में और बड़े बड़े जगहों पे इसका एग्जीबिशन लगता है, एक्सपो लगता है, यहाँ पे जाते हैं, जा कर के रेट का वैल्यूएशन करते हैं, जो नया नया चीज़ें मार्केट में लॉन्च हो रही है उसकी जानकारी लेते हैं और जानकारी लेने के बाद फिर उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं और सीज़न स्टार्ट होने के पहले उसको अपने यहाँ पे मंगवाते हैं। और मंगवाने के बाद ही फिर हम गेस्ट को वो सारी चीज़ें शो करते हैं कि इस सीज़न कुछ इस तरीके से नई चीज़ें हैं जो हम आपके फंक्शन में यूज़ करेंगे, जिससे आपके फंक्शन में प्रेजेंटेशन का लेवल और ही स्ट्रीम लेवल का हाई होगा। और कहाँ मिलता है, किसके यहाँ मिलता है, किस रेट पे मिलता है, इसके लिए अगर किसी को जानना हो तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकता है और मैं उसको डिटेल्स शेयर कर सकता हूँ। जी जी, और काफ़ी दिन से हम चाह रहे थे आपसे मिलने के लिए, इसी विषय में अपने दर्शकों को बताने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक हैं वो मैसेज करते हैं कि सर जो गेस्ट हैं बहुत ज़्यादा मतलब उलझ जाते हैं रेटों में कि क्या रेट है, जैसे कोई कुछ रेट बता दे, कोई कुछ बता दिया, तो उस हिसाब से किसी के पास कुछ रहता भी नहीं, ऑफिस या काउंटर्स या कटलरी क्रॉकरी, डायरेक्ट कस्टमर के घर पे चले जाते हैं और अपनी चीज़ों को बताकर गेस्ट को ऐसे बुक कर लेते हैं, तो गेस्ट को फेस करना पड़ता है उस दिन जिस दिन उनका फंक्शन रहता है। तो ये सब चीज़ें आप मतलब कैसे हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सब चीज़ें ना हो फ्रॉड गेस्टों के साथ और वो सही कैटरिंग अच्छे से बुक कर पाएँ अपने। देखिए, इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे कि गेस्ट के पास बहुत से लोग जो हैं केटरिंग के लिए अप्रोच करते हैं, तो उस अप्रोच के ड्यूरिंग क्या होता है कि जो भी कस्टमर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या रेट जो हमको कोई दे रहा है उसमें किसी का रेट कुछ है, किसी का रेट कुछ है, किसी का रेट कुछ है। वैसे जनरली मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मार्केट में बिकने वाली कोई भी चीज़ के रेट में बहुत ज़्यादा वेरिएंस नहीं होता है। बेसिकली आप अगर देखेंगे ही कि जैसे आप लोकल मार्केट में जाएं, आप केला ही ख़रीद रहे हो तो किसी का केला का रेट 50 रुपये होगा, किसी का 60 रुपये होगा, लेकिन इतना ज़्यादा वेरिएंस नहीं होगा कि 50 रुपये होगा किसी को 200 रुपये होगा।
तो उसका बस जो अगर किसी मेनू की जो कॉस्टिंग है, वो कॉस्टिंग डिपेंड करती है कि वो मेनू को वो कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ डेवलप करके डिलीवर कर रहा है, और जो वो फील की विजुअल अपने माइंड में लेके बैठे हुए हैं क्लाइंट कि हमको इस तरीके से मिलेगा, और सामने वाले ने अगर किसी ने उसकी एक्चुअल कॉस्ट उसको शेयर की है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि नहीं, बार्गेनिंग कर रहे हैं कि इससे कम रेट में मिल सकता है, या कोई उनसे कम रेट में उसको ऑफ़र भी कर रहा है, तो वहाँ पर जो भी अच्छी केटरिंग करने वाले केटर हैं वो तो उस चीज़ को स्विच कर जाते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी नया नया काम स्टार्ट किया होता है, जिनको प्रॉपर इसकी जानकारी नहीं होती है, वो इसमें पढ़ करके अपने साथ एक एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी गेस्ट के फंक्शन को ले करके, और इसकी ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं गेस्ट को ही लेनी पड़ेगी। उसको जा कर के उस कैटर के प्रीवियस जो भी फंक्शन हो रखे हैं, उनके कुछ कस्टमरों से बात करके कि आपने फंक्शन कराया था, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, या उसके कुछ प्रीवियस फंक्शंस की फ़ोटोज़ वीडियोज़ के आधार पे, या उसके करंट के वेयर हाउस को देख करके, उसके ऑफिस को देख करके, उसके एक सेटल स्टाफिंग को देख करके ही मतलब सेलेक्ट करना चाहिए। और बाकी कभी भी किसी भी कैटरर्स को विदाउट उसका पेपर वर्क देखे हुए, जिस तरीके से गवर्नमेंट कोई भी फंक्शन किसी भी कैटरर्स को देती है तो उसके सारी डिटेल्स वगैरह लेती है, उसी तरीके से कोई भी अपने घर का फंक्शन अगर बुक कर रहा है किसी कैटर से, तो उसकी भी पूरी डिटेल उसको लेनी चाहिए, और लेने के बाद ही अपना फंक्शन उसको देना चाहिए। विदाउट डिटेल्स, विदाउट फंक्शन लिए हुए अपना कोई भी मेमोरेबल इवेंट की जिम्मेदारी उसको नहीं देनी चाहिए। थैंक यू। मतलब आपको जैसे आप हमने जो भी क्वेश्चन किया आपसे, वो आपने जैसे बताया हमको बहुत अच्छे समझ आया, शायद उन लोगों को भी, दर्शकों को समझ भी आया होगा। तो सर ये हम मतलब आपके पेज पे हम काफ़ी दिन से एनालिसिस कर रहे थे, देख रहे थे कैसे क्या है। तो अब हर गेस्टों से पर्सनली जा के फीडबैक लेते हैं कि हमारे खाने की टेस्ट और गेस्टों का मतलब हमारे लड़के की सर्विसेज उसको कैसे लगी है। तो सर ये सब कैसे करते हैं आप, मतलब कुछ बता सकते हैं हमारे जो नए हमारे दर्शक हैं, आप ये काम चालू करना चाहते हैं तो? देखिए, जो इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम तो ऐसे करते हैं जैसे हमारा ये मतलब सेकंड जनरेशन बिज़नेस है, पेरेंटल गिफ्टेड बिज़नेस है, और हमारे भाई हैं जो इस पूरे फंक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं। सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। किसी की F&B की ड्यूटी है, किसी की जो है हॉस्पिटलिटी की ड्यूटी है, किसी की पूरी मॉनिटरिंग की ड्यूटी है। फिर उसके बाद हमारे मैनेजर्स हैं, फिर उसके बाद हमारी वो काम करने वाली टीम है, कुकिंग की टीम है, यूटी की टीम है, सर्विस की टीम है। तो ये सबकी ड्यूटीज़ डिसाइडेड रहती है, सबकी ड्यूटीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट रहती है, और सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हैं सब लोग। छोटी छोटी कड़ियों में सारी चीज़ें डिसाइडेड हैं, और वो छोटी छोटी कड़ियाँ ही जुड़ती हैं जब जा कर के तब एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो पाता है। और उस एग्जीक्यूशन की जो फील है वो आए हुए सारे मेहमानों को मिलती है, और वो फील कैसे दिख रही होती है वो एक वीडियो के अंदर सब चीज़ें असेंबल रहती हैं। और वो उसके बाद जो भी मेहमानों ने आकर के फंक्शन में जो भी फील लिया होगा वो अपने जिनका फंक्शन होगा उनको ज़रूर फीडबैक के तौर पे देते हैं। और हम लोग भी इसीलिए अपने जो भी मैनेजर्स हैं उनसे टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड ज़रूर करवाते हैं, फीडबैक ज़रूर लेते रहते हैं, और ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो फीडबैक हम उनसे ले रहे हैं वो बहुत ही जेन्युइन होना चाहिए, और वो उनके किसी बहुत ही ख़ास रिलेटिव का होना चाहिए जिस पे पूरा वो 100% ट्रस्ट करते हों। और जो स्टार्ट कर रहे हैं केटरिंग का बिज़नेस, तो उनको भी ये सारी चीज़ों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो भी अपनी केटरिंग में ये सब चीज़ों की यूएसपी मेंटेन करें, और इसके अकॉर्डिंग ही हर फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करें। जी ठीक है सर। तो ये सब चीज़ जानकर तो बहुत अच्छा लगा हमको, तो काफ़ी अच्छा लगा आपका। मैं जैसे ये गॉड गिफ्टेड ही हो सकता है, जैसे आप सबको बता रहे हैं, ऐसे सारे कैटरों को भी जानकारी ऐसे नहीं होती है। और जैसे आप देखते हैं मतलब बहुत सारे जो मतलब रिच क्लास के जो लॉन्स हैं आपका, जैसे कि वहाँ भी आप फंक्शन करते रहते हैं, तो गेस्ट डायरेक्ट अप्रोच करते हैं आपको कि मतलब वहाँ से आपको रेफरेंस मिलता है वहाँ आपको? रेफरेंस कहीं पे कोई किसी से नहीं शेयर करता है, बिकॉज़ जो गेस्ट होते हैं तो गेस्टों का अपनी एक माउथ पब्लिसिटी भी होती है। जब आप किसी को फंक्शन किसी करते हैं, उसके फंक्शन में
एक गैदरिंग होती है 400, 500, 1000, 1200, तो उन लोगों के माइंड में होता है कि ठीक है इनका फंक्शन यहाँ पर है, हो रहा है, और इन फ्यूचर अगर कभी हमें रिक्वायरमेंट होगी तो ज़रूर इनसे कनेक्ट करेंगे। तो उसी तरीके से चेन बन जाती है, वो चेन चलती रहती है, और उसी चेन के बिहाफ पे फंक्शन से फंक्शन और फंक्शन से फंक्शन मिलते चले जाते हैं। और इसमें बहुत नए फंक्शन, जो नया केटरिंग स्टार्ट करने वाले भाइयों को बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो आज स्टार्ट करते हैं कोई चीज़, तो अगर वो ये सोचें कि ये स्टार्ट करने के तुरंत ही कुछ ही दिनों के अंदर उनको कोई वेडिंग जैसा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो इसमें इतना ज़्यादा उनको जो है जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। और अगर नहीं भी मिलता है तो उनको पेशेंस रखना चाहिए, बिकॉज़ बहुत समय लगता है ये सब चीज़ों को अचीव करने में, क्योंकि ये एक दिन या एक साल या 5 साल का किए हुए मेहनत पे डिसाइड नहीं होती हैं सारी चीज़ें, धीरे धीरे करते करते होती हैं। और अगर किसी भी भाई को या किसी को भी अगर केटरिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना हो, तो वो एक बार हमारे लखनऊ ऑफिस पे आएँ। और हम अपना एक ये भी हमारा रहता है कि जो नए लोग स्टार्ट करते हैं उनको हम अपना सेल्स एसोसिएट भी बनाते हैं। जैसे कोई लखनऊ से दूर है, बाराबंकी है, इलाहाबाद है या बनारस है, वहाँ पे कोई स्टार्ट करना चाहता है इस काम को, तो वो हमसे कांटेक्ट करे कैसे इस काम को करना है। हम उसको पूरी ब्रीफिंग देंगे, पूरा मटेरियल देंगे, सारी चीज़ें देंगे, अपने स्टाफिंग का सपोर्ट देंगे, और वो इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे करते 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 सारी चीज़ें होने लगती हैं। और बस इस काम को करने से पहले वो ये सोच करके इस काम को करें कि जैसे उनके घर का जो फंक्शन जितनी वैल्यू रखता है, उसी तरीके से दूसरे के फंक्शन भी वैल्यू रखता है। और चूँकि ये ऐसा काम है जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वर्क है, अगर आप कोई फंक्शन कर रहे हैं उस दौरान अगर आपके घर के भी कोई अगर फंक्शन पड़ते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इसको स्किप करना पड़ेगा और अपने ही जो किसी का फंक्शन लिया हुआ है आपने, उस पर ही फोकस करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें सोचें समझें और उसके बाद इस बिज़नेस में आएँ। और आने के बाद अगर आपको मेरे से किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। नहीं सर, ये अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। जैसे कि ये लाइन में कोई भी आता है तो उसको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या बहुत सारे ऐसे होते हैं कैटरर्स की, क्या करते हैं मेनू को कंप्लीट करके गेस्ट को अप्रोच करके बुक कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, गेस्ट का एक्सपीरियंस जो है अच्छा नहीं रहता। तो क्या करते हैं, दूसरे गेस्टों को भी, जो दूसरे कैटर्स हैं उनको भी ऐसे ही फील करते हैं, वो भी ऐसे ही होगा। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ आपने बताया है। तो ये कैटरिंग को कोई भी इंसान चालू करे तो ये सब चीज़ें जो आपने बताया उसको मतलब अपने माइंड में रख के अब काम किसी करे। भी चीज़ के रेट की जहाँ तक बात है कि अगर किसी भी चीज़ का रेट, किसी भी मेन्यू में अगर 10 आइटम हैं तो उसका रेट अगर 100 रुपये है, उसी मेन्यू में अगर 15 आइटम है और उसका भी रेट अगर 100 रुपये है, तो आप इस लॉजिक को ऐसे समझ सकते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएँ और रेस्टोरेंट में जाने के बाद अगर आप एक प्लेट कढ़ाई पनीर ऑर्डर कर रहे हैं, बटर नान ऑर्डर कर रहे हैं, लास्ट में स्वीट ऑर्डर कर रहे हैं, सपोज दैट अगर उसका बिल 1000 रुपये आता है और आप उसी के साथ सूप, स्नैक्स, वेलकम ड्रिंक भी अगर अटैच कर दें, तो क्या उसका बिल भी 1000 रुपये आएगा? भले आप खाना पेट भर के उतना ही खाएंगे जितना खाना होगा, बाकी तो सारी चीज़ें आपकी लेफ़्ट ओवर के तौर पर बच जाएंगी, और लेफ़्ट ओवर के तौर पे बची हुई चीज़ों को तो आपको ड्रेन ही करना है। तो उसी तरीके से केटरिंग का भी मेन्यू होता है। लोग मेन्यू को मतलब इंक्रीज़ कर देते हैं, फिर गेस्टों का भी कहना होता है कि अरे भाई आप मेन्यू बढ़ा करके रख दो, इतना कहाँ कोई खाता है। इतना लोग खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन उसको लोग जो है थोड़ा सा ही कंज्यूम करें, लेकिन कंज्यूम करने के बाद जो अपनी प्लेट्स में ले लेते हैं, बाद में उसको फेंकना तो है ही है। और फिर जो मेन्यू डिस्प्ले हो चुका है एक बार लॉन के अंदर, तो हर व्यक्ति उस चीज़ को खोजेगा, और अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो एक कंप्लेन होगी, और वो कंप्लेन ऐसी होती है कि उसको फिर रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई एक्सपीरियंस कैटर किसी क्लाइंट से कोई बात समझा रहा है कि इस कॉस्ट के ऊपर ये काम नहीं हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उस क्लाइंट को इस बात को समझना चाहिए कि अगर अगला कुछ कह रहा है तो यानी इसमें कोई इफेक्ट होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हर चीज़ का एक बेसिक प्रॉफिट रेशियो होता है, ना उससे आप ऊपर ले सकते हैं और ना उससे कम लेंगे, तो फिर आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे। तो अगर जहाँ पर जो लोग केटरिंग के बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर जा कर के जो है चूक जाते हैं, और प्रेशर में आकर के, अंडर प्रेशर में आकर के उस चीज़ों को बुक कर लेते हैं, तो वो अपना फंक्शन
जो बुक किया है उसको भी स्पॉइल करते हैं और जिसका फंक्शन है उसको भी स्पॉइल करते हैं। तो यहाँ पर ही इस चीज़ को बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत संयम के साथ समझना होता है कि हम वो जो टास्क लेने जा रहे हैं उस टास्क को लें कि ना लें। अगर आप उस टास्क को करने में कंफर्टेबल नहीं हैं, आपके पास प्रॉपर टीम नहीं है, आपकी कॉस्टिंग नहीं आ रही है, तो आप उस टास्क को बिल्कुल भी ना लें। आप नेक्स्ट फंक्शन के लिए ट्राई करें, नेक्स्ट फंक्शन के लिए अप्रोच करें, क्योंकि क्या पता वो फंक्शन आपका ना हो और आप उसको बार बार पिंच कर रहे हो और गलती से अगर वो आपको मिल जाता है तो आपके आगे पीछे के सारे बुक की वो फंक्शंस ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि फंक्शंस तो क्या है कि मतलब जिसका फंक्शन है उसको उसका उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना आप उस फील्ड में अपना इतना लंबा समय दे करके और अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा करके बैठ के आप फील कर सकते हैं। तो इसलिए जो है अपनी बनाई हुई यूएसपी और अपनी बनाई हुई एसओपी पे ही काम करें और उसमें कोई फेर बदल करके आप कस्टमर के फंक्शन के साथ कोई नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करें। यही मेरी जो केटरिंग कर रहे हैं या जो केटरिंग का बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को यही राय रहेगी। जी सर, आपके मतलब कैटरिंग के काफ़ी समय हो गए हैं काम करते करते, तो एम्प्लॉय भी जो होंगे काफ़ी आपसे फ्रेंडली भी हो जाते होंगे कि सर ऐसे नहीं ऐसे करिए, आप अपने कामों में ऐसे बढ़ावा कीजिए। तो क्या उन लोगों को बात आप मानते हैं कि अपने माइंड से ही अपने चीज़ों को करते हैं? देखिए, बात मानने की जहाँ तक बात आती है तो बात तो सबकी माननी पड़ती है, बात सबकी सुननी पड़ती है, लेकिन वो बात लॉजिकली कितनी परफेक्ट है, टेक्निकली कितना उस बात का जो है इम्पैक्ट आ रहा है, इसको ज़रूर जज करना पड़ता है। बिकॉज़ जो आपको सजेशन दे रहा होता है तो वो सजेशन किस तरीके से दे रहा है, किसी इमोशंस में आके दे रहा है कि किसी के बहकावे में आके दे रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के दे रहा है। तो इसको तो जज जो इस चीज़ को ड्राइव कर रहा है उसको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी के सजेशन सुनने में कोई बुराई नहीं है, सजेशन सबके सुनने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ कितनी पॉसिबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इस पे अपना एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करना चाहिए। बिकॉज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ नहीं लेना चाहिए कि मालूम पड़ा किसी ने कोई एडवाइस किया कि भैया मेन्यू में ये आइटम रख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेन्यू वो आइटम रख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइटम रख देने से नहीं होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है कि वो आइटम वहाँ पर ड्यूरेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और विदाउट ड्यूरेबिलिटी अगर उस आइटम को रख दिया जाए तो उसमें कंप्लेन के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इसलिए ये आपका एक्सपीरियंस ही डिसाइड कर रहा सकता है कि आप किसी भी वेडिंग के मेन्यू में क्या क्या आइटम रखें, जो आइटम ड्यूरेबल हो, जो आइटम डिलीवरी जिसकी बहुत आसानी से हो पाए। क्योंकि गेस्ट ने कुछ भी मांग लिया और आपने कुछ भी मेन्यू में रख दिया तो इससे वो अगर ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी तो उसकी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि गेस्ट पूरी तरीके से आप पर ही डिपेंड करता है। जैसे आप एक्सपीरियंसफुल हैं सर, तो हम इन दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि कैटरिंग चालू करने से पहले वो कुछ आपसे ट्रेनिंग ले लें कामों के लिए। तो क्या होता है, जो गेस्ट हैं, जो कस्टमर हैं जिनके यहाँ फंक्शन पड़ा है तो उनका फंक्शन अच्छे से मेमोरेबल हो और वो अपने फ़ोटोज़ वीडियो में देखें कि हमारे जो कैटर्स काम किए अच्छे किए हैं। तो उस हिसाब से सारे लोगों को यही मतलब राय हम